भाई हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले, प्रेस में भी वो भाषण छपा था। तुरंत कम्युनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे ये संघ वाले, आरएसएस वाले, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है? इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने। काहे के लिए पैसे दिए होंगे? कि भाई तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो, और इसके कारण विदेशी माल जब पूरा हट जाएगा स्वदेशी मार्केट से, तो फिर हम लोगों को विदेशी कॉम्पिटिटर में होने के कारण उपभोक्ता ग्राहकों का अनाप शनाप शोषण करना हमारे लिए संभव होगा, चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे। इसलिए उद्योगपतियों ने इनको पैसा दिया है। उसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे, इसका उद्देश्य पूरा होते तक काम करता रहेगा। और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर एक वस्तु की कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन खर्चा, उस पर लिखा जाना चाहिए। उत्पादन खर्चा, लागत खर्चा। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में प्राइस पॉलिसी है। जिस समय ग्रीस में एरिस्टोटल प्राइसेस एथिकल है या अनएथिकल है इसकी चर्चा कर रहे थे, उस समय हमारे यहाँ प्राइस पॉलिसी निश्चित हुई थी। ये न संसिद्ध तद व्ययस्तस्य मूल्यकम, उसकी रियल प्राइस क्या है? ये न संसिद्ध, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल प्राइस। किंतु रियल प्राइस हमेशा मिलती है क्या? नहीं, कभी कम मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है। किस आधार पर? तो सुलभा सुलभत्वाच्च अगुणत्व गुण संशय ही यथा कामान पदार्थानाम अर्घम हीनाधिकम भवित। मूल्य कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। काहे के आधार पर? सुलभा सुलभत्वाच्च, तो सुलभ है यानी प्लेंटी और स्केर्सिटी। अगुणत्व गुण संशय, यूटिलिटी और नॉन यूटिलिटी, डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी, डिग्री ऑफ यूटिलिटी, इसके आधार पर और कम अधिक होता है। ये प्राइस पॉलिसी अपने पहले से थी। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु, चाहे देशी उद्योगपति की हो, विदेशी उद्योगपति की हो, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घोषित होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब घोषित होती है, उस पर लिखी रहती है, तो फिर अनाप शनाप मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहनी चाहिए, तो सभी मानते हैं प्रॉफिट मार्जिन रिजनेबल होनी चाहिए। लेकिन आज जो होता है कि 4 रुपए की चीज 400 रुपए में बेची जाती है, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो ये हमने एक प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद कम्युनिस्टों की तूती बंद हो गई। उनको पता ही नहीं था कि हमारे शास्त्र में कुछ है। उन्होंने शास्त्र पढ़े भी नहीं थे और इसलिए वो निंदा कर रहे थे, किंतु उनका बोलना बंद हो गया। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने वाली थी। उसके पिछले दिन हमारे कुछ मित्र हमारे पास है, ठेंगड़ी जी आप स्वदेशी जागरण मंच शुरू कर। हमने कहा माफ करना, ऐसा न करेंगे तो अच्छा होगा। हमें कहा क्यों? नहीं, आप हमारे हैं, सब लोग जानते हैं, और आप यदि स्वदेशी की बात करेंगे तो हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये लोग हिंदुस्तान को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। दुनिया 21वीं शताब्दी की तरफ जा रही है, ये 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। और आप जानते नहीं, वो लीडर थे, बोले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं। उनको हम कहे कि साहब कोलगेट नहीं और प्रोमिज या और कुछ इसका इस्तेमाल करो, तो हमको हंसेंगे। मैंने कहा कि ऐसा है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी कौन है, जरा सोचिए। लिखो। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं। पंडित मोतीलाल जी नेहरू उस समय के हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी माने गए थे। ऐसा प्रवाद था कि उनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे।
उनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड उस समय कोई नहीं था। उनके शरीर पर पूज्य महात्मा गांधी ने खद्दर चढ़ाई, तो मोतीलाल जी जिनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे, उनके शरीर पर वो खद्दर कैसे चढ़ा सके? तो मोतीलाल नेहरू से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई है क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं है। तो बोले और एक प्रार्थना है, क्या है? तो उन्होंने कहा बहिष्कार शब्द बड़ा नेगेटिव दिखता है, ये इज्जतदार शब्द नहीं है, ये नेगेटिव शब्द तो आप छोड़ दीजिए। हमने कहा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही इज्जतदार लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है क्या कि 1906 में कलकत्ता में जब कांग्रेस हुई थी, उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, इन्होंने चतुसूत्री दी थी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी और बहिष्कार। तो दादा भाई नौरोजी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं जरा बताइए। फिर हमने उनको कहा कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर कन्विक्शन नहीं है कि स्वदेशी से ही उद्धार होगा, तुमको ऐसा कन्विक्शन नहीं है, और इसके कारण लोगों को बताना भी तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है। तो प्रारंभ से ही स्वदेशी के बारे में ऑब्जेक्शंस आते गए। आखिर स्वदेशी की कंसेप्ट क्या है? ऐसा है कि एक साल, 12-13 साल के पहले की बात है, जिस समय जापान अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था। उस समय कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हुए, ऑरेंजेस। अमेरिका ने जापान को कहा कि आपके यहां महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे हम आपके मंडी में भेजेंगे। जापान ने कहा कि आपने संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम भेजने ही वाले। उस समय जापान को मानना पड़ा। जापान की मंडियां अमेरिकन संतरे से भर गई थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया पूरे जापान में। ये बात सही है कि जापानी महिलाओं को संतरे ज्यादा पसंद है, तो भी एक भी संतरा बेचा नहीं गया। इसका नाम स्वदेशी है। कुछ 15-16 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन के महारानी ने सोचा कि भाई ब्रिटेन की जो कार है वो ज्यादा सुविधाजनक नहीं है, उससे जर्मनी की कार ज्यादा सुविधाजनक है, तो हम जर्मनी की कार खरीदेंगे। ये बात में फैल गई, लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि महारानी साहब, आप हमारा प्रतीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, आप हमारे प्रतिनिधि है, आप ही यदि देशी कार छोड़कर विदेशी कार में जाएंगे तो हमारे देश की नाक कट जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। महारानी को जर्मन कार नहीं लेने दी गई, ब्रिटिश कार में ही उनको प्रवास करना पड़ा। अब देखिए कि वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह भारत में आए थे। जैसे वो पालम एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरे, तो उस समय लोगों को परमिशन दी गई थी कि वो हवाई जहाज तक जा सकते, तो प्रेस करेस्पॉन्डेंट हवाई जहाज तक गए। वो जब उतर रहे थे तो कुछ करेस्पॉन्डेंट्स ने देखा और उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी पैंट को यहां सिलाई थी। सिलाई थी का मतलब है कि वो फट गई होगी। तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप तो एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपकी पैंट ऐसी फटी हुई, सिलाई ऐसी आपकी पैंट क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, माई कंट्री कैन अफोर्ड ओनली दिस मच। ये स्वदेशी है। गांधी आयरविंद पैक्ट के समय चर्चा चल रही थी। दोपहर में चाय का समय था।
वाइसराय सबके लिए चाय है, गांधी जी के लिए नींबू पानी आया। वाइसराय देख रहे थे कि गांधी जी क्या करते हैं। उन्होंने अपने इसमें से एक पूरी निकाली और ऐसे आराम से खोलकर नींबू पानी में डाल दी। वाइसराय साहब ने पूछा कि ये क्या है? बोले आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था उस नमक की पूरी मैं इसमें डाल रहा हूं, यह स्वदेशी है। तो स्वदेशी यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा सेशन में जो प्रोग्राम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम दिया था, उसमें प्रमुख बात रखी थी कि नेशनल सेल्फ रिलायंस, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। ये ठीक है कि एकदम संपूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती, कभी कभी विदेशों से भी लेन देन करनी पड़ेगी, लेकिन यह लेन देन बराबरी के नाते होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमको डिक्टेट करे और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें, ऐसा नहीं, बराबरी के नाते होना चाहिए। यह बात पंडित दीनदयाल जी ने कही थी। अब ये स्वदेशी जागरण मंच के बारे में तरह तरह के गलत ख्यालात प्रचलित है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा था कि क्या स्वदेशी जागरण मंच आज के सरकार के लिए अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना चाहती है? तो सरकार के विषय में हमारी भूमिका क्या है, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल है। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंतर्गत चुनाव होते हैं और चुनाव में निर्वाचित जो भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की रहे, वह राष्ट्रीय सरकार हम मानते हैं। और राष्ट्रीय सरकार के साथ हमारा रुख क्या है? तो वह सभी सरकारों के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, सभी सरकारों के साथ हमारा एक ही रुख रहेगा, और वह क्या है? रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी की फिक्र नहीं करते, किंतु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकूल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच